प्रिय पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता 1 फरवरी 2023 जो केंद्रीय बजट आया, जो अमृतकाल का पहला बजट है, उस बजट की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं और ये बजट विकासशील भारत से विकसित भारत का आधार रखने वाला बजट है। जिस बजट की कहीं दूर दूर तक कोई किसी की आलोचना करने की हिम्मत नहीं, ऐसा शानदार बजट जिसमें हर वर्ग का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, उद्योगपति का। तो ये बजट अपने आप में एक अनूठा बजट है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने वाला बजट है और एक नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का बजट इसे कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, फिर बाद में आपको सबको कॉपी भी और पीडीएफ पे आपको पहुंच भी जाएगा। तो मैं, जैसे मैंने बताया, ये अमृतकाल का पहला आम बजट है, एक लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, दिव्यांगजन तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह है ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश की विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। एक सर्वसम्मति, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र में सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं। आम बजट 2023-24 का जो मुख्य एजेंडा जिससे फोकस किया गया है, इसमें नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन में मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक सत्ता को मजबूत करना है। मित्रों, इसको सप्तऋषि बजट भी कहते हैं। इस बजट के 7 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला है समावेशी विकास, दूसरा अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता विस्तार, बुनियादी ढांचा और निवेश। ये इसके 7 प्राथमिक लक्ष्य हैं इस बजट के। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से लगभग 14% ज्यादा है। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
जो पिछले वर्ष 2022-23 के बजट के 5.25 लाख करोड़ से लगभग 13% ज्यादा है। यह भारत सरकार के कुल बजट का 45.3 लाख करोड़ का 13.18% है। मोदी जी की सरकार ने हमारे सशस्त्र बलों के सम्मान को मजबूत करने और बनाए रखने के में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब तक के सर्वाधिक 5.94 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ साथ वर्तमान बजट में अग्निवीरों द्वारा प्राप्त होने वाले अग्निवीर कॉर्पस फंड को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। 5 ट्रिलियन वर्षगांठ को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान बढ़ोतरी की राह पर अग्रसर है। वर्ष 2022 में रक्षा निर्यात, देखिए वर्ष 2022 में रक्षा निर्यात 14,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को पार करने के साथ साथ 19,000 करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले हम आयात ज्यादा करते थे, आज पिछले 8-9 सालों में हमारा निर्यात बढ़ गया है। हम रक्षा सामग्री निर्यात करने लगे। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का बजट 2022-23 में 1.99 लाख करोड़ रुपए था, जो 2022-23-24 से बढ़कर 2.70 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि 35% की बढ़ोतरी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार बजट में की गई है। मित्रों, इसी तरह पूरी दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली बड़ौदा मुंबई 1 लाख करोड़ की लागत से, जिसका फर्स्ट फेज आप देखते हैं अभी चालू भी हो गया है, कैली से भी चालू हो गया। 2.5 घंटे में कैली से आप जयपुर पहुंच सकते हैं। और बॉम्बे की दूरी दिल्ली से 12 घंटे, जो 24 घंटे लगते थे 12 घंटे अब लगने लगी। रेलवे के लिए 2022-23 में कुल 1,40,000 करोड़ का बजट था, जो इस बार बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि 72% की बढ़ोतरी रेलवे के बजट में की गई है। और रेलवे के बारे में विस्तार से बताने की उम्मीद, बजट बता रहा हूं आज, और रेलवे में कितना चेंज आया है। आप देखेंगे पिछली बार 300 करोड़ रुपए फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के, जिसका काम अभी शुरू हो गया। इस बार 3 रेलवे स्टेशन फरीदाबाद के, NIT, बल्लभगढ़ और पलवल, और उनका रेनोवेशन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए इस बार बजट में स्थान दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए इस बार रखा गया है। 10 लाख करोड़, 33% की बढ़ोतरी इंफ्रास्ट्रक्चर में रखी गई है। और उसके पीछे मकसद एक है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ेगा उतना लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, केंद्र सरकार ने फरीदाबाद का आ गया। इसी तरह शिक्षा के लिए 2022-23 में कुल बजट 1.4 लाख करोड़ रुपए था, जिसे 2023-24 में 1.12 लाख करोड़ कर दिया गया। 8% की उसमें भी शिक्षा में बढ़ोतरी की गई है। इस तरह हेल्थ में पहले बजट था 86.2 हजार करोड़ रुपए, इस बार 2023 में 89.15 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। कृषि उत्थान के लिए वर्ष 2022-23 में 1.18 लाख करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में 1.25 लाख करोड़ रुपए, लगभग 7,000 करोड़ रुपए उसको बढ़ाया गया। राज्य केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए राज्यों का अंतर्गत 2023 में 1 लाख करोड़ था, जो इस बार बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 30% की बढ़ोतरी है। मतलब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संबंधित राज्य सरकारों की मदद करने में हरसंभव प्रयास कर रही है। सरकार ने अपने बजट के बजाय ब्याज मुक्त 50 साल के लिए ऋण जारी करने का फैसला भी किया है राज्यों के लिए। ये 50 साल में कोई उनसे ऋण नहीं लिया जाएगा। मित्रों, ऐसे मोटे अनाज के लिए भारत सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। भारत श्री अन्न योजना दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है मोटे अनाज में भारत।
भारत को मोटे अनाज का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करना एक बहुत बड़ा कदम है। खाद्य और पोषण सुरक्षा का प्रयास रखते हुए सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2023 को अगले 1 वर्ष के लिए फिर गरीब लोगों को 1 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का घोषणा मोदी सरकार ने की है। गरीब कल्याण नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक रहा है। बजट के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा करके गरीब कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत किया है और इसके लिए पूरा 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। कोविड महामारी के 28 महीने के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया। पशुपालन डेयरी के लिए भी 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया, जो कि वित्त वर्ष 22-23 में 16.5 लाख करोड़ था। इस बार उसको 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। पशुपालन के लिए, डेयरी के लिए, मत्स्य पालन क्षेत्र पर और कृषि के लिए, मत्स्य पालन के लिए 6000 करोड़ रुपए अलग से रखा गया है। सभी किसानों को पीएम किसान योजना के तहत उनको सारा राशि दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, गरीबों के लिए मकान, इस बार बजट में 66% की बढ़ोतरी की गई है और इससे पहले 48,000 करोड़ था, इस बार के बजट में बढ़ाकर उसको 590 यानी कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए उसको कर दिया गया है, जो 66% की बढ़ोतरी है। और जब ये गरीबों के लिए मकान बनेंगे तो सबको रोजगार भी मिलेगा उसमें काम करने के लिए। तो मित्रों, इसी तरह घरों के निर्माण के लिए बात आ गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पहले 2800 लाख करोड़ रुपए था, इस बार 5892 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अभी सबसे बड़ा 13 गीगावाट का यानी कि 13,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का सौर ऊर्जा से हम ग्रिडीकरण के लिए लेह में एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो लेह से बिजली बनेगी और अपने यहाँ कैथल में आकर उसको ट्रांसमिशन लाइन किया जाएगा। 13,000 मेगावाट का पहला सौर ऊर्जा का। कर्नाटक के लिए सूखा संबंधित क्षेत्र में स्थायी सूक्ष्म सिंचाई करने के पीने के पानी के लिए स्थायी टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भरदा परियोजना को 5300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। मनरेगा में 2022-23 में 73,000 करोड़ के से घटाकर 2023 में 60,000 करोड़ रुपए हो गया। मित्रों, इस पे लोग सवाल उठाते हैं कि मनरेगा में कम क्यों हुआ। ये पिछली बार आपको याद होगा जब कोविड की बीमारी आई तो गरीबों को रोजगार ज्यादा देना था, इसलिए वो बढ़ाया गया। आप सबका सवाल आएगा, मैं पहले जवाब दे देता हूँ। तो लेकिन मनरेगा का अगर आप पूरे 2005 से लेकर 2022 तक का अगर टेबल देखेंगे, उसका बजट देखेंगे, कांग्रेस के राज में मनरेगा में क्या था, बजट एस्टीमेट। लेकिन जब रिवाइज एस्टीमेट आता था तो जो बजट एस्टीमेट होता था उससे कम करते थे। लेकिन मोदी सरकार में 2014 से मनरेगा में जो बजट एस्टीमेट होता है, जब रिवाइज एस्टीमेट आता है तो हमेशा बढ़ा है, क्योंकि मनरेगा मांग पर आधारित है। जितनी मांग आएगी पैसे की कमी नहीं। और बजट में ये कहा गया है कि जितनी मांग आ जाएगी उतना हम और देंगे, तो इसलिए कम नहीं किया गया है। और कभी मोदी सरकार में मनरेगा का जो बजट रिवाइज एस्टीमेट है बढ़ा है, कांग्रेस की तरह घटा नहीं कि एस्टीमेट कुछ रख दिया, खर्च कुछ किया, कम किया। और ये मेरे कहने से नहीं, अगर आप 2005 से लेकर 2022 तक के सब बजट एस्टीमेट निकालेंगे और रिवाइज एस्टीमेट निकालेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा, और सब पोर्टल पे हैं, सारी चीजें अवेलेबल है। तो मित्रों, इसी तरह पहली बार पिछड़े आदिवासी समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए ये पीवीटीसी
15,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया गया है इन गरीब आदिवासी लोगों के सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए। इसी तरह मित्रों, जो आदिवासी क्षेत्रों में जो बच्चे उनकी शिक्षा के लिए जो 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 नए टीचर भर्ती करने का प्रावधान किया है। 38,800 एकलव्य आदिवासी क्षेत्रों में जो एकलव्य स्कूल है। और सबसे बड़ा 2047 तक जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा, पूरे भारत को एनीमिया मुक्त करने के लिए 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और उसके लिए 157 मेडिकल कॉलेज के 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। जो 157 मेडिकल कॉलेज हैं उन सबके साथ 157 मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज और खोले जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे महिला सम्मान के लिए विकास पत्र जारी करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली स्कीम की रकम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है, जो एक अच्छी पहल है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। ये योजनाएं महिलाओं का सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए पहली बार बजट में रखी गई है। नई सहकारी समितियों के लिए 15% कॉर्पोरेट टैक्स का लाभ प्रदान करने की योजना है। कृषि ऋण समितियों द्वारा नगद में जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। सरकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर कटौती के लिए 3 करोड़ रुपए की सीमा तय की गई है। एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे इन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। इसी तरह जो इसके कारण घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेगी। कोविड अवधि के दौरान एमएसएमई कॉन्ट्रैक्ट को जो पूरा नहीं कर पाए थे और उनके सुरक्षा बांड जब्त कर लिए गए थे, अब उस राशि का 95% भाग सरकार द्वारा वापस किया जाएगा। यह भी बजट में ऐलान किया गया है एमएसएमई के लिए। मित्रों, इसी तरह युवाओं के लिए पीएम उड़ान करके जो कौशल विकास योजना 4, यहाँ पर एक नया स्वागत योग्य कदम है सरकार का। इसके लिए पूरे देश में 40 स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं के कौशल में और निखार आएगा और उन सबको आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। एक 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता करने के लिए उनका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। उस एग्जाम को जो पास करेगा, ऐसे 47 लाख युवाओं को पूरे देश में जो वजीफा है वो देने की घोषणा इस बजट में की गई है। एक सबसे बड़ा, देश के 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5G लैब स्थापित की जाएंगी, जिसमें जो 5G का जो ये मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी है, उसके लिए वो सारी लैब स्थापित की जाएंगी कि 5G की कनेक्टिविटी को और विस्तार किया जाए। पूरे देश में ऐसी 100 लैब स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इसी तरह देश में ग्रीन ग्रोथ का विस्तार करने के लिए नेशनल हाइड्रो मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। सरकार का वर्ष 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए FAME-2 स्कीम आप सब जानते हैं। 2022-23 में उसका बजट को 2908 करोड़ से बढ़ाकर 2023 में 5172 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2070 तक जो मोदी सरकार का लक्ष्य है कि पूरे देश को कार्बन उत्सर्जन 0 करना है, ये स्कीम उसमें मील का पत्थर साबित होगी। पिछले 8 सालों में हमारी सरकार ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर काफी जोर दिया है। उसी को जारी रखते हुए
पोर्टों के साथ कोयला, कॉटन, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों को अंतिम और पहली मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण जो पीएम गति शक्ति है उन सबको आपस में जोड़ने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें 75,000 करोड़ रुपए का सब अंतिम छोर तक सब इस कनेक्टिविटी में प्रावधान किया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 50 एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रम, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का विकास किया जाएगा। इसके लिए बुनियादी ढांचा विकास के लिए 10,000 करोड़ का अलग से इस बजट में प्रावधान किया है। यह टीयर 2 और टीयर 3 जो शहर हैं, ए क्लास शहर, 2 टीयर, 3 टीयर, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इसमें यह प्रावधान किया गया है। मित्रों, ऐसे ही देश में 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संपूर्ण पैकेज के रूप में उन सबको 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता, कार्बन स्टॉक्स, इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदाय की आय बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। इसी तरह आप देखेंगे 10,000 करोड़ रुपए की लागत से जो गोवर्धन योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें वेस्ट टू वेल्थ गोबर है, उसमें चारा है, कच्ची सब्जियां हैं, फलों का कूड़ा है। तो इससे वेस्ट टू वेल्थ के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इसमें गोवर्धन योजना पहली बार देश में लागू की है। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था की गाथा को और एक अनूठा, मैं समझता हूँ, प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया के मंच पर मिलेगा। और इस सब के लिए आप देखेंगे पूरी दुनिया की जितनी इकोनॉमिस्ट हैं, रेटिंग करने वाली एजेंसी हैं, उन सब ने अनुमान लगाया है कि आने वाले वर्ष में भारत की जो GDP है वो 7% के करीब रहने वाली है। और सबका ये कहना है कि 2027 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 3 जो अग्रणी अर्थव्यवस्था वाले देश है उसमें शामिल हो जाएगा। 10 से 5वें नंबर पर आया है और अगली 2027 तक। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया की जितनी एजेंसीज हैं जो अर्थव्यवस्था की रेटिंग करती हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं पूरी दुनिया में, ये उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसी तरह मित्रों, आप देखिए जो पृथ्वी व्यक्ति आए हैं भारत में, जो 2014 में थी, आज वो बढ़कर डबल हो गई, दुगनी हो गई पृथ्वी व्यक्ति आए। तो इसी तरह अब टैक्स स्लैब के बारे में, पहले 7 टैक्स स्लैब थे, उनको घटाकर 5 कर दिया गया है और अब 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स पेयर को कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है। इसी तरह ये मैंने पूरा स्लैब उसमें दिया है 6 से 5। ये मैं पहले 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार जो सरचार्ज करता था 5 करोड़ से ऊपर की आय पर, अब वो 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर लीव एनहेंसमेंट पर टैक्स छूट की सीमा वर्ष 2002 से 3 लाख रुपए थी, जो कि इस बजट में इसकी सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। 3 लाख से 25 लाख रुपए कर दी गई है। 2002 से पहली बार बढ़ी। अब मैं उसको बताऊं, 2.5 लाख तक अप टू 3 लाख मिल, 2.5 लाख से 5 लाख, ये सारा मैंने स्लैब दे दिया, वो आपको मिल जाएगा इसमें। लेकिन मैं लास्ट में आपका कि किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा बजट में बढ़ा है। अगर आप 2013-14 का ले एग्रीकल्चर में मैंने स्लैब दिया है, 21,933 करोड़ था एग्रीकल्चर का बजट 2013-14 में।
आज 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। कितना गुना हो गया आपके हिसाब से? 6 गुणों से भी ज्यादा हो गया। इस तरह होम अफेयर्स में 52,504 करोड़ रुपए था, आज 1,96,000 करोड़ रुपए हो गया है, 4 गुना। डिफेंस का बजट पहले 2,03,000 करोड़ रुपए था, आज 5,94,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि 2 गुने से भी 2.5 गुना के करीब हो गया। रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे पहले 25,859 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 2,70,000 करोड़ रुपए हो गया है, यानी कि 8 गुने से भी ज्यादा। रोड में, रेलवे में पहले 63,363 करोड़ रुपए था, आज 2,40,000 करोड़ रुपए हो गया है। पिछली बार से 1 लाख करोड़ बढ़ा दिया है, तो 2022 में 1,40,000 करोड़ था, इस बार 2,40,000। लेकिन आप यूपीए के बजट को देखेंगे कांग्रेस का, तो उससे तो लगभग 4 गुना हो गया है रेलवे का बजट। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 1,01,000 करोड़ था, अब 2,06,000 करोड़ रुपए हो गया। अब मित्रों, मैं एक बात बताऊं आपको, जो एक गरीब कल्याण योजना है, प्रधान कांग्रेस के राज में खाद्य सुरक्षा योजना आई थी, मालूम है ना? लेकिन कितने जिलों में लागू हुई थी मालूम है आपको? याद? 7 जिलों में लागू कर पाए थे, 7 जिले में पूरे देश में, और वो भी बाद में जाते जाते वो फेल हो गई थी। लेकिन आज पूरे देश में लागू है खाद्य सुरक्षा योजना, 7 जिलों में नहीं है, पूरे देश में लागू है। इसी तरह रूरल डेवलपमेंट में 2013-14 में 80,194 करोड़ था, आज वो बढ़कर 1,60,000 करोड़ डबल हो गया है। ट्राइबल वेलफेयर, आदिवासियों के लिए 4,279 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 12,461 करोड़ रुपए हो गया है। एजुकेशन के लिए 79,451, 79,451 करोड़, अब वो बढ़कर हो गया है 1,12,000 करोड़ रुपए। टूरिज्म के लिए 1,357 करोड़ था, अब वो 2,400 करोड़ रुपए हो गया है। हेल्थ के लिए 7,330 करोड़ था, अब वो बढ़कर 88,936 करोड़ हो गया है। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के लिए पहले 2,430 करोड़ रुपए था, अब 3,000 से ज्यादा करोड़ हो गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना यूपी के साथ। ये मैंने स्लैब दे दी है, आप कहीं भी टैली कर सकते हैं कि किस तरह हर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, आजादी के बाद अमृत काल का पहला बजट जो मोदी सरकार ने रखा है, ये देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने वाला, देश को विकसित करने वाला, देश के हर वर्ग की चिंता करने वाला ये बजट है। इसलिए कोई भी इस बजट में कुछ कह नहीं पाया है। अब आलोचना के लिए कोई आलोचना करनी हो, वो अलग बात है, लेकिन तथ्यों के साथ कोई आलोचना नहीं कर सकता। ये फिगर मैंने आपको दे दी, पहले क्या था अब क्या है। और देखिए, ये मेरे कहने से नहीं, पहले सैकड़ों गांवों में फाइबर केबल थी, गांव इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं थे। आज मैक्सिमम गांव इंटरनेट से फाइबर केबल से जोड़ दी गई। 6 लाख से ज्यादा गांव, आज हर घर जल, 6 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पीने का पानी पहुंच गया। हर घर में शौचालय बन गया, गरीब को मुफ्त में राशन मिल रहा। मतलब हर सेक्टर में किसान के घर में बैठे बैठे सीधा खाते में, लाभार्थी खाते में डीबीटी से सारा पैसा जाने लगा। तो ये सारी बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इतना बेहतरीन बजट, देश को मजबूती देने वाला,
विकसित भारत की आधार रखने वाला एक बजट है जो देश को और पूरी दुनिया के सामने एक मजबूती प्रदान करेगा। और हालात ऐसे नहीं होंगे जो पाकिस्तान में, जो लंका में। आज अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, चाहे वो अमेरिका है, पश्चिमी के देश है, चाइना है, वहां भी नीचे जा रही है। और ये सब इसलिए हुआ है कि भारत की बागडोर एक देश प्रथम की सोच रखने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, जिसके लिए देश पहले, कुछ दलों के लिए परिवार पहले हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने परिवारों का ध्यान रखा, रिश्तेदारों का ध्यान रखा। लेकिन आज ऐसा प्रधानमंत्री है सिर्फ जिसकी सोच देश देश देश, देश को दुनिया का शक्तिशाली देश बनाना, इसी सोच के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। इसीलिए देश खुशहाल भी है, देश आगे बढ़ रहा है, देश में चारों तरफ खुशहाली का माहौल है। यही आपसे कहना था, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अडानी पहले, मोदी जी के लिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ, किसी व्यक्ति के लिए बोलने से कोई फायदा नहीं। उनको फोबिया हो गया मोदी जी का, जो खुद जमानत पर बाहर हों, जिनके खुद चेहरों पर कालिक फूटी हो, जिनके मंत्री हवालात में रहकर आए हो, वो कहते हैं छाछ तो बोले बोले छल्ली भी बोले। मोदी जी के दामन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। आज वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन खाना भी अपनी सैलरी से खाते हैं प्रधानमंत्री निवास में। और ये ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन इनके पास कांग्रेस के तरह महल, चार चौबाहे, वो कौन सी है बिल्डिंग जो अखबार वालों की, कौन सी है वो, हैरन, फार्म हाउस, दामाद की बिल्डिंगें मोदी के पास नहीं मिलने वाली। ना उसका बैंक में पैसा होगा, ना उसके कोई महल होगा, ना कोठी होगा। तो ऐसे समय, और ये उनके कहने से ना कि देश फैसला करेगा, और जो भी 2024 में होने जा रहा है और लगातार देश में हो रहा है। तो ये बौखलाए हुए लोग हैं, जिनके चेहरों पर काली कुती हो। पहले आईने में अपना चेहरा देख लें कि धूल कितनी है तुम्हारे चेहरों में। मंत्री जी, ये बजट जो पढ़ा सीतारमन जी, जो आपके मंत्री हैं, उन्होंने पढ़ा, 23-24 दिन बाद आप फरीदाबाद में इस बजट को पढ़ के बता रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि देखिए ऐसा होता है, ये बताएं कि इस बजट से फरीदाबाद को क्या मिला आपके लोकसभा? देखिए मैं या आज हरियाणा में बजट पेश हुआ है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए ऐसा जी, आज आपको इसलिए बुलाने का था, जब केंद्र में बजट आता है तो बहुत चीजें नेशनल पेज पर जाती है, वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती। तो ये हर लोकसभा क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कि नीचे तक सारी जानकारी लोगों को मीडिया के माध्यम से पहुंच जाए, इसका अपने अपने क्षेत्र में कि क्या क्या हुआ है पूरे देश में, देश कैसे आगे बढ़ रहा है। जो बचत है 5 लाख रुपए, उस पर इनकम टैक्स के दायरे में उसको नहीं लाया गया है। खासतौर पर इंश्योरेंस सेक्टर में जो ग्रेच्युटी फंड मिलेगा, 5 लाख से अगर इंश्योरेंस सेक्टर में 5 लाख रुपए जो ग्रेच्युटी फंड मिलेगा, वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, जबकि पहले टैक्स नहीं था। कौन से वाला बचत है सेक्शन 10 की, वो पूरा कहने मतलब ये है सेक्शन 10 की कैपिटल गेन के तहत सेक्शन 80 कह रहे हो पहले 100% फ्री, लेकिन अब 5 लाख से ऊपर जिसको बीमा। देखिए आप प्रमोद जी, ये बात देखिए, दोनों ऑप्शन रखे गए हैं टैक्स पेयर के लिए, दोनों ऑप्शन रखे गए हैं। उसको अगर पहले ऑप्शन में फायदा लगता है तो पहले ऑप्शन कर सकता है, उसको दूसरे ऑप्शन में फायदा लगता है तो दूसरा ऑप्शन कर सकता है। तो इस छूट दी गई है टैक्स पेयर को, इंडिविजुअल टैक्स पेयर को, कि वो पहले में उसको फायदा होता है तो वो रखे, और दूसरे में फायदा होता है तो वो रखे। विड्रॉ नहीं करिए, विड्रॉ नहीं की, विड्रॉ नहीं की भैया, नहीं वो भी विड्रॉ नहीं की, पहली कैटेगरी में आ सकता है वो।
अगर उसको लगता है कि यहाँ फायदा नहीं हो रहा है तो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 5 से 7 लाख जो हुई है ना, अकेले फरीदाबाद के 2 लाख टैक्स पेयर को इंडिविजुअल फायदा हुआ है इसमें। मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, अकेले फरीदाबाद के 2 लाख इंडिविजुअल टैक्स पेयर को। मंत्री जी सूरजमल जी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, उन्होंने ये पूछा है कि टोटल बजट में फरीदाबाद को क्या मिला। दूसरा, आपने ये कहा है कि 6 लाख गाँव तक नेट सुविधा वाली बात की है, उसमें फरीदाबाद की फरीदाबाद के मैक्सिमम गांव ये फाइबर केबल से जुड़ गए, टोटली गांव फाइबर केबल से जुड़ गए। हाँ, और दूसरा ओवरऑल इस बजट में फरीदाबाद, देखिए इस बजट में कितना अब ये जो है, ये जो अभी मैंने बताया था 10 लाख करोड़ है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये जो मैंने कहा गोवर्धन योजना है, इसमें सारे स्टेट आएंगे, सारे जिले आएंगे, तो ये केंद्रीय बजट में हर प्रदेश को हिस्सा मिला है, उस प्रदेश से उस जिलों में जाना है, तो हर सेक्टर में हर जिले को मिलने वाला, हर लोकसभा क्षेत्र को मिलने वाला। देखिए आप गरीबों की बात करके बड़ा अच्छा बजट है, गरीबों को बड़ा लाभ होगा। मैं भट्टे जी की बात करेंगे, फरीदाबाद में कौन सा ऐसा जो है आपने बड़ा उद्योग यहाँ पर केंद्र सरकार ला रही है, पहली। दूसरी ये कि आपके संसदीय क्षेत्र में पहले 44 ट्रेनें चलती थी, आप रेलवे की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में 22 ट्रेनें चल रही हो रही, 1 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, वो परेशान है। तीसरी चीज 16,000 आपके यहाँ उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारक है। इस महंगाई के कारण, आपके सिलेंडर के महंगाई के कारण 70% लोग जो है दोबारा अपना सिलेंडर नहीं बना पाते। क्या बजट में इसका ऐसा प्रावधान किया है सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए मेरी बात सुनिएगा, आज भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो भारत में महंगाई सारी दुनिया के देशों से कम है। जहाँ 20% बिजली के रेट 40% यूरोप जैसे देशों में बढ़ गए, यहाँ सिर्फ 6% महंगाई बढ़ी है। और आप पूरी दुनिया के कहीं 19%, कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 17%, कहीं 18%, और ये मैं नहीं कह रहा, आप निकाल लीजिए, सारी मिल जाएगी आपको ऑन रिकॉर्ड। हाँ, ये वर्ल्ड बैंक के डाटा हैं, आपको मिल जाएंगे किस देश में कितनी महंगाई, थाली कितनी कहाँ महंगी हुई है और भारत में कितनी महंगी हुई है। साल में 12 बार जो है गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है, वो बजट में नहीं दिखाया जाता। इसी तरीके से और चीजें साल में 12 बार महंगी होती जाती है, वो बजट में नहीं आती है। देखिए आप देखिए, बजट में उसका जिक्र नहीं करती है, लेकिन वो महंगी होती है। देखिए नवीन जी, मैंने कहा बजट में नहीं, पूरा डेटा आता है महंगाई दर। देखिए आज भी महंगाई दर आप देखेंगे तो 7% के आसपास है, और आपने देखा होगा यूपी के शासन में 2 डिजिट में पहुंच गई थी। हमारे यहाँ अभी कोविड के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोविड के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, लेकिन भारत में सबसे कम बढ़ी है। सरकार के आंकड़ों में गरीबी संख्या आधी से आधी रहती है पहले से, लेकिन बजट कितना कर्जा बढ़ाया देश पर, गरीब काम हो गए, बजट बढ़ा दिया गया सरकार ने गरीबों के लिए। 2014 से लेकर अब तक कर्जा, मैं कह रहा हूँ कर्जा बढ़ा ही नहीं है। आप इन्फ्लेशन देखो ना, कर्जा बढ़ता तो इन्फ्लेशन बढ़ता। उद्योगों की बात करते हैं, पिछले साल एक डाटा कहता है कि 8,000 मिलियन हिंदुस्तान छोड़ के अन्य कंट्री में सेटल हो गए। क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो भारत में जितना इन्वेस्टमेंट पिछले 8 साल में बढ़ा है, तो फिर पूंजीपति जा क्यों रहा है हिंदुस्तान? कौन जा रहा है मुझे बताओ, एक तो नाम बताओ मुझे। 8,000 हिंदुस्तानी यहाँ से जा चुके हैं। भाई साहब आज कार मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटो में आज भारत का कौन सा स्थान है मालूम है? मंत्री जी, आज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में भारत कहाँ खड़ा है? भैया देख रहे हैं आप, कंपनी फरीदाबाद नहीं, बड़ी कंपनियों के लिए जमीन सस्ती चाहिए। फरीदाबाद NCR दिल्ली के नजदीक शहर है, यहाँ जमीन बहुत महंगी है, वाइबल नहीं हो सकता यहाँ बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा इंडस्ट्री। 3.5% की बढ़ोतरी की गई है, इसमें दूसरी की वजह क्या है? लेकिन मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये नहीं किया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना खर्च किया गया, आज हरियाणा में 2.5 करोड़ में से 1.25 करोड़ लोगों को चिरायु योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख तक का बीमा उनके लिए कर दिया है, आधी आबादी के लिए।
छोटी बात है क्या? ड्रीम प्रोजेक्ट मजावली यमुना पुल की 19 किलोमीटर की सड़क को 5 मजदूर बना रहे हैं, कब तक समर्पित होगा? देखिए आप गए नहीं हैं, अगर आप, मैं मजावली का ही निवासी हूँ। देखिए आप जाके देखिए, उसमें फॉरेस्ट की परमिशन आई है, उसमें अब सारी पुलिया बनने लगी, आपके सामने बन रही है ना, उतार चढ़ाव बन रहा है। मैं कहता हूँ देरी हुई है, मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम कर रहे हैं सर, केवल 5 मजदूर। अच्छा सीधी सी बात एक काम करें, अभी सबको लेके चल रहे हूँ, 5 मजदूर, या तो आप पत्रकारिता छोड़ दिए या मैं लोकसभा से पद दूंगा। चलो देखते हैं कितने मजदूर काम कर रहे हैं, चलिए ऐसे ही कह दिया। अच्छा 5 लग रहे हैं या 50 लग रहे हैं, ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, कब तक? देखिए मैं कह रहा हूँ बारिश से पहले इसको चालू कर देंगे हम, बारिश से पहले यहाँ पर हम ट्रैफिक उतार देंगे, बारिश से पहले। बहुत बड़ा बजट है भैया। कौन सा? 8वीं बार नहीं देखिए, वास्तव में देरी हुई है, 2 साल तो हो रहे हैं, इस पुल में बहुत दिक्कतें आई हैं, मैं कभी इनकार नहीं करता देरी हुई है, लेकिन वो भी तो देखो जो समय से पहले पूरे हुए हैं। देखिए कैली से शुरू कर दिया, कैली से, ये 2024 से पहले सारे चालू हो जाएंगे सारा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।